हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं। ठीक है, तो हमने वुर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं या वुर्ज मैकेनिज्म क्या होती है, वुर्ज मैकेनिज्म से या वुर्ज रिएक्शन से बनने वाली जो भी रिएक्शन थी उनके बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोल्बे विद्युत अपघटन के बारे में। देखो, कोल्बे विद्युत अपघटन के बारे में। ये कोल्बे विद्युत अपघटन क्या होता है? इसमें वी कार्बोक्सीकरण होता है। क्या होता है इसमें? वी कार्बोक्सीकरण। कार्बोक्सीकरण। वी कार्बोक्सीकरण का मतलब होता है कार्बोक्सीकरण, CO2 का बाहर निकलना। CO2 का बाहर निकलना वी कार्बोक्सीकरण होता है। ठीक है, अब कार्बोक्सीकरण की जो सूत्र मतलब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ये जो COOH है ना, ये कार्बोक्सीकरण का ही फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कार्बोक्सीकरण का। कार्बोक्सीकरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो एल्किन इसके साथ जुड़ी है तो ये हो गया वी कार्बोक्सीकरण। अब इसकी रिएक्शन देखो, CH3COOH, ये क्या हुआ? वी कार्बोक्सीकरण। वी कार्बोक्सीकरण हुआ। ठीक है, इसकी अभिक्रिया, ये वी कार्बोक्सीकरण होगा ना, इसका नाम हो गया एथेन। CH3 C2 है ना, C2 का मतलब एथेन आएगा, तो इसका नाम है एथेनोइक एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, अम्ल या एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे परबल क्षार से, आई मीन सोडियम कार्बोहाइड्रेट से, प्लस में NaOH से। किससे करवाएंगे? परबल एसिड से। सॉरी, अम्ल चल रहा है ना, एसिड चल रहा है तो परबल एसिड ही चलेगा इसमें, परबल अम्ल से, एसिड से। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? देखो, इसका वी कार्बोक्सीकरण होगा। वी कार्बोक्सीकरण का मतलब है इसमें एक H इधर से और OH इधर से, मतलब H2O बाहर निकलेगा। क्या होगा? H2O माइनस में जाएगा। क्या बनेगा? CH3COO माइनस Na+, ये बनेगा। कोल्बे विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? वी कार्बोक्सीकरण। वी कार्बोक्सीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखो, इसमें हम कार्बोक्सीकरण का फॉर्मूला होता है COOH, जिसकी मतलब CH3 एल्किन। वी कार्बोक्सीकरण बनाने के लिए इसके वी कार्बोक्सीकरण एथेनोइक एसिड होता है। इसकी जब रिएक्शन हम परबल अम्ल या परबल एसिड के साथ NaOH के साथ करवाते हैं तो इसमें OH और इसमें H माइनस हो जाता है, माइनस होकर H2O बाहर निकल जाता है, CH3COO माइनस और Na+ के रूप में पता रहता है। अब देखो, इसी की अभिक्रिया हम CH3COOH से करवाएं, KOH की अभिक्रिया करवाएं। किसे? पोटेशियम लवण की, पोटेशियम अम्ल की अभिक्रिया करवाएं। क्या है ये? पोटेशियम अम्ल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी OH और H होके माइनस निकलेगा, मतलब माइनस H2O बाहर निकलेगा और CH3COO माइनस और K+ के रूप में प्राप्त होगा। ये बनेगा पोटेशियम। ठीक है, समझ में आया? जब परबल, अब देखो, ये OH होता है ना बच्चों, ये जो OH होता है, ये OH, ये क्या होता है? अम्ल। ठीक है, अम्ल होते हैं OH। जैसे बड़े जो अणु होते हैं ना, COOO माइनस, ये OH माइनस होते हैं। माइनस के जो भी आते हैं वो होते हैं एसिड, प्लस के जो आते हैं वो होते हैं बेस। अब इसको उतारो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो इसको।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वी कार्बोक्सिल करेंगे, बताया CO2 का बाहर निकल। अब इससे CO2 कैसे बाहर निकलेगी, देखो मैं समझाती हूँ। यहां क्या बना है, CH3COONE, ये एथेनोइक एसिड के साथ सोडियम जुड़ गया, सोडियम एथेनोइक बन गया। तो इसकी रिएक्शन अब देखो, CH3COO- की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, मतलब हम इसमें अपोजिट चलते हैं, इससे ऐसे चलेंगे, ठीक है, H2O के साथ करवाते हैं। यहाँ 2 अणु लेते हैं और यहाँ भी 2, क्योंकि हमें एथेन बनाना है, CO2 बाहर निकालनी है, इसलिए इसके 2 अणु ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 2CH3, तो देखो CH3 से CH3 प्लस प्लस बन गया, सोडियम के अणु भी बनाने हैं, तो देखो Na 2Na और 2OH, इसमें से 2NaOH बाहर निकल गया। अब देखो CO2 2CO2 बाहर निकल गई, हो गई ना, वी कार्बोक्सीकरण हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई ना। तो CH3COONA प्लस वी कार्बोक्सीकरण की रिएक्शन जब मतलब पर्बल एसिड KOH या फिर NaOH के साथ करवाई जाती है, तो एक हमें पर्बल एथेनोइक एसिड मिलता है। उसकी अभिक्रिया जब अपोजिट चलते हैं, वाटर के साथ करवाएंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सीकरण CO2 का भी कार्बोक्सीकरण होगा। नोट करो इसको, नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत कोल्बे विद्युत अपघटन ना। अब देखो कोल्बे विद्युत अपघटन का डायग्राम से समझाती हूँ ना। कोल्बे विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, ठीक है। कोल्बे विद्युत अपघटन मतलब करंट का पास होना, ठीक है। एक बीकर होता है, देखो एक बीकर है ये, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। इस जल में इन्होंने 2 एनोड लगा रखी है, मतलब 2 करंट की वायर लगा रखे हैं, ठीक है, ये मानो 2 वायर लगा रखे हैं इन्होंने। ये कोल्बे विद्युत अपघटन है, बीकर है, बीकर में पानी है, कोई भी सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा वो भी बताऊंगी, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब ये सॉल्यूशन में 2 एनोड, 2 करंट लगे हुए हैं, 2 करंट की पाइपलाइन लगी हुई है। जो एक तो एनोड है, ठीक है, जो एक तो एनोड है और एक कैथोड है, एक एनोड है एक कैथोड है। अब ये एनोड और ये कैथोड क्या होती है, एनोड होता है वो प्लस को होता है और कैथोड होता है वो माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, देखो एनोड होती है वो प्लस होती है और कैथोड होती है वो माइनस होती है, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, सिंपल सी बात है, ये कोई डायग्राम है, सिंपल सी बात, चलो ये प्लस है, ठीक है। तो भाई ये अट्रैक्ट किसको करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना। एक लड़का और एक लड़की होती हैं, एक लड़का ऑब्वियसली एक लड़की अट्रैक्ट होगी, ना कि एक लड़का अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की अट्रैक्ट कौन होगा नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा CH3COONE माइनस प्लस, यही पढ़ा था ना हमने, और एक पढ़ा था हमने H2O, इसको खोलेंगे तो H प्लस OH माइनस के रूप में। ये 2 ही चीजें हमने इन्वॉल्व की थी ना उसमें, जो विद्युत अपघटन की वी कार्बोक्सीकरण किया था हमने, ये 2 ही चीजें इंक्लूड की थी ना। अब देखो ये CH3COO है माइनस, ये प्लस है ना इधर, तो ये इस सॉल्यूशन में ये भरा हुआ, इस पूरे सॉल्यूशन में पहले तो ये भरा हुआ है CH3COO माइनस Na प्लस H प्लस OH माइनस,
इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में ये भरा हुआ है CH3 COO माइनस H प्लस Na प्लस OH माइनस, ये पूरे का एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये जो एनोड और कैथोड पंख, ये दो पंख बोलते हैं इनको, लगाई हुई है दो एनोड, दो इलेक्ट्रिकल पाइप लगाई हुई है, एनोड प्लस की ओर, कैथोड माइनस की ओर। तो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्लस है उसमें क्या जाएगा, CH3 COO माइनस और OH माइनस, ठीक है। और जो कैथोड है उसकी तरफ जाएगा प्लस, मतलब Na प्लस और H प्लस, ये दो इनमें इंक्लूड होंगे, मतलब वो अट्रैक्ट होंगे, होंगे ना। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन बनेगा। देख लो डायग्राम, नोट कर लो इसको। ये होता है कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन में एक बीकर होता है, बीकर में सॉल्यूशन भरा जाता है जिसमें CH3 COO माइनस Na प्लस H प्लस OH माइनस भरा हुआ होता है। उसमें ये बताया जाता है, कोल्बे विद्युत अपघटन में ये पूछा जाता है एनोड की ओर कौन सा, जो ये मतलब कौन सा अणु होता है वो अट्रैक्ट होगा और कैथोड की ओर कौन सा। तो तुम्हें ये याद है, अगर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है तो तुम्हें पता होगा आराम से कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये कोल्बे विद्युत अपघटन ये है, रिएक्शन है। अब पढ़ेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन की मैकेनिज्म। कैथोड की मैकेनिज्म क्या है, एनोड की मैकेनिज्म क्या है, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो देखो लास्ट में हमें क्या मिला था, ये मिला था ना CH3 CO2 CO2, इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम 2CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये 2CH3 CO2 यही मिला था ना लास्ट में, यही तो निकला था CH3 से CH3 CO2 2 और प्लस में H2 NaOH। चलो ये रिएक्शन के जरिए पढ़ते हैं हम, यही इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। अब चलो एनोड पंख की पढ़ते हैं। एनोड पंख क्या होता है, पॉजिटिव। पहले तो ये याद रखना, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तब इसमें एक अणु लेते हैं CH3 COO माइनस, ठीक है। इसका एक अणु लेते हैं, तो देखो इसमें इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3 COO। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन का काम करता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन के रूप में मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। तो इस पे COO पे क्या आएगा, मुक्त मूलक। इस पे क्या आ गया, मुक्त मूलक आ गया ना। अब देखो जैसे ही हमने ये लिया 2CH3 लिया हमने, 2CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लिया हमने, इसमें माइनस चार्ज ये है, ठीक है, ये लिया हमने। तो इस पे देखो 2CH3, इस पे 2CH3 तो बाहर निकल जाएगा और 2CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस पे देखो 2CH3 C डबल बॉन्ड O CO2, मतलब दो अणु ले लिए, एक अणु से हमने रिएक्शन करवाई तो एक माइनस इलेक्ट्रॉन के रूप में मैंने बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकाल तो मुक्त मूलक के रूप में आ गया। अब सेकंड मैंने दो अणु ले लिए C डबल बॉन्ड O के, तो इनको अलग किया तो 2CH3 बना और 2CO2 बना, ठीक है। अब देखो 2CO2, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 2CH3। अब C डबल बॉन्ड O, दो अणु है ना, तो दो अणु है तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ना, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इनका मतलब इन पे मुक्त मूलक का निर्माण होगा, प्लस CH3 मुक्त मूलक के रूप में आएंगे, मुक्त मूलक के रूप में आएंगे तो CH3 ये मुक्त मूलक आपस में बॉन्ड बनाकर खुल जाएंगे और दो एथेन का निर्माण करेंगे, ठीक है। एनोड जो पॉजिटिव होता है उसकी अभिक्रिया CH3 COO माइनस, मतलब जो बाहर निकला था,
2CH3 सी डबल बॉन्ड O, दोनों को ऐड करके हमने माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में मैंने बाहर निकाल दिया, उस पर मुक्त मूलक आ गया, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई तो उस पर मुक्त मूलक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने दो अणु लिए तो 2CH3 2CO2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के दो मुक्त मूलक, दो मुक्त मूलक मतलब एक CH3 एक CH3 मुक्त मूलक। फिर ये दोनों मुक्त मूलक आपस में मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं जो मिलकर बनाते हैं एथेन। समझ में आया? नोट करो इसको। अब हम पढ़ेंगे कैथोड के बारे में। कैथोड जो माइनस, और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एनोड की तरफ प्लस की ओर माइनस होगा तो मतलब CH3 C डबल O माइनस, ठीक है, OH माइनस यही होगा, तो हम इससे रिएक्शन करवाएंगे। पॉजिटिव है तो मतलब Na प्लस और H प्लस की रिएक्शन करवाएंगे, नेगेटिव है तो। ठीक है, अब कैथोड की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। कैथोड की रिएक्शन देखो H प्लस से करवाते हैं हम। ठीक है, H प्लस, इसमें सीधा दो ही अणु लेते हैं। ठीक है, 2 अणु लिए, 2 अणु प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। 2H प्लस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो किसका निर्माण किया? H2 गैस का निर्माण हुआ। H प्लस का कैथोड माइनस में पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। 2H प्लस 2 हाइड्रोजन के अणु लिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम मिक्स करते हैं तो क्या बनती है? एक हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे ही एक Na प्लस है, Na प्लस है, प्लस में क्या मिक्स करते हैं? OH माइनस। ठीक है, Na प्लस OH इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो नेगेटिव होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो OH माइनस करते हैं तो क्या बनता है? NaOH। मिल गया ना NaOH। Na पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, मतलब OH के साथ कराते तो NaOH मिलता है। ये नोट करो, ये होती है कोल्बे विद्युत अपघटन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कोलबे से बनने वाली जो रिएक्शन होती है ना, उसकी हमेशा सम संख्या होगी, मतलब 3 3 6 और C2। ठीक है, S6 ये नहीं होगी ये 3 हो जाए ये 7 हो जाए, नहीं, हमेशा कोलबे से बनने वाली अभिक्रिया की जो नंबर होते हैं वो सम ही होंगी। क्या होंगी? कोलबे विद्युत अपघटन से बनने वाली एल्केन सम होगी, याद रखना हमेशा। विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन से बनने वाली एल्केन हमेशा सम होगी। अब देखना, ये कोल्बे विद्युत अपघटन जो रिएक्शन है, ठीक है, इससे CH4 नहीं बना सकते। एक चीज बताओ बच्चों, मैंने पीछे पढ़ाया था कि CH4 हम किससे नहीं बना सकते? एक तो वुड्स अपक्रिया से नहीं बना सकते CH4, और एक CH4 नहीं बना सकते वो है विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन रिएक्शन है, CH4 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटन संख्या में कौन सम संख्या होनी चाहिए ना, CH4, C तो 1 है लेकिन H तो 4 है, H4 है लेकिन ये तो 1 है ना, तो CH4 नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एल्केन के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन।
एल्केन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। क्या पढ़ेंगे हम? एल्केन के भौतिक गुणधर्म, कि एल्केन के भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं। तो देखो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड क्या होता है? ठोस। लिक्विड क्या होता है? द्रव। और गैस गैस होती है। ठीक है, अब एल्केन के भौतिक गुणधर्म, एल्केन के भौतिक गुणधर्मों का आप कैसे पता चलेगा कि इस एल्केन, ये एल्केन ठोस है, सॉलिड है, या ये एल्केन लिक्विड है, या ये एल्केन गैस है। तो देखो इसमें जो अणु, जो एटम होता है, ठीक है, ये एक एटम है, इसकी दूरी बहुत कम होगी। क्या होगी? इसकी जो रेंज है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और ये एक एटम है, इसकी एटम, एक ये एटम है, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, अधिक। ठीक है, और ये जो एटम है और यहां जो एटम है, इसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा होगी। इसकी जो रेंज है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें ये पता चलेगा कि जैसे कोई भी एल्केन है, जैसे CH3 है, CS नहीं, ये छोड़ो, अणु एटम की बात हो रही है ना। तो देखो ये एटम है और ये एटम है, इसमें पता चल सकता है कि सॉलिड है। ठीक है भाई, कम है। ठीक है, ये H है, ये H है, इसमें पता चल जाएगा कि भाई ये गैस है। ये एटम है, ये एटम है, तो इससे पता चल जाएगा भाई ये लिक्विड है। पता चल जाएगा ना, तो ऐसे ही पता चलेगा। मैंने एग्जांपल दे दिया वैसे तुम्हें। इसको नोट करो एक बार। इसमें तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है, कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा, लेकिन इसमें सॉलिड का मतलब इसमें रेंज बहुत कम है ना, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बंध वीक होगा। क्या होगा इसमें? नहीं सॉरी, स्ट्रोंग, सॉरी सॉरी, एटम की दूरी, एटम की दूरी जितनी कम होगी, मतलब जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा वॉन्डरवॉल बॉन्ड लगेगा। वॉन्डरवॉल मतलब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब वॉन्डरवॉल वाल लगेगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये लिक्विड है, इसमें थोड़ी सी अणुओं की जगह ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? वीक। और ये तो रेंज बहुत ही ज्यादा है, गैस है, बहुत ज्यादा रेंज है, तो ये क्या होगा? बहुत वीक, मतलब बहुत वीक होगा ये। ठीक है, बहुत वीक। एल्केन के भौतिक गुण, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वो होता है जिसमें अणुओं की दूरी कम होती है, लिक्विड वो होता है जिसमें थोड़ी सी अणुओं की दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो गैस होती है वो बहुत ज्यादा अणुओं की दूरी होती है, वो होता है। लेकिन हाइड्रोजन बंध किसमें सबसे, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, कौन सी में होता है। दे दें तुम्हें लिक्विड दे दें, सॉलिड दे दें, गैस देते हैं और उपेक्षा भी दे दें, तो तुम क्या सबसे ज्यादा वीक किस में होता है? गैस में, क्योंकि वो अणुओं की दूरी बहुत ज्यादा, तो बहुत वीक हो। सबसे ज्यादा पास में होगी वो स्ट्रांग होगी, थोड़ा सा दूर होगी वो लिक्विड होगी, बहुत ज्यादा दूर होगी वो गैस होगी। ठीक है, नोट कर लो इसको।
अब देखो, एल्कीन होती है, ठीक है, इसमें CH4 होता है, CH4। इसमें जो आणविक द्रव्यमान है ना इसका, जो मीथेन का आणविक, अब कोई भी फॉर्मूला दे दे C3H8 कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि तुम कैसे चूज करोगे इस चीज को। तो CH4 है ना, इसका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है, आणविक द्रव्यमान कम होता है। अब ये बात तुम कैसे पता लगेगा कि आणविक द्रव्यमान कम होता है, तो देखो, जैसे जैसे वंडरवाल आकर्षण बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सबसे पास में होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बढ़ेंगे तो इनका वंडरवाल बंद बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वंडरवाल आकर्षण बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा, परमाणु का क्या बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे CH4 वांडरवाल बॉन्ड, जैसे जैसे वांडरवाल आकर्षण बॉन्ड ज्यादा होगा वैसे वैसे आणविक द्रव्यमान कम होगा, आणविक द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, हाँ कम, आणविक द्रव्यमान कम है ना CH4 में। आणविक द्रव्यमान कम क्यों होता है, ये क्वेश्चन होता है कि CH4 मीथेन में आणविक द्रव्यमान कम क्यों होता है। अब इसे ये बताना है, क्योंकि ये पहले तो निमंतर एल्केन है, मतलब सबसे वीक एल्केन होती है ये, ठीक है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये जो होते हैं, ठीक है, तीन मैं बताती हूँ धीरे धीरे, C15, H12, H18, H32 और एक होती हैं C18, H38 से ज्यादा, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, या मतलब इनफाइनेट, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे वांडरवाल बंद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे जैसे जो दो परमाणु पास आएंगे, जैसे जैसे दो परमाणु है ये पास आएंगे तो इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा होगा तो मतलब वांडरवाल क्या होगा, बढ़ेगा, वांडरवाल बढ़ेगा तो आणविक द्रव्यमान कम होगा, क्या होगा, आणविक द्रव्यमान कम होगा। मतलब देखो, CH4, ठीक है, H4, CH4, तो देखो C1H4, इनका तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन C की ओर आएंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा ना, तो इनका वांडरवाल, तो इनका क्या होगा, आणविक द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। एक चीज और याद, एक ट्रिक है, इस चीज की ट्रिक भी है, तुम कैसे पहचानोगे आणविक द्रव्यमान कम होता है ना पता चले तो सबसे कम कार्बन की संख्या में सबसे कम आणविक द्रव्यमान होता है। अब देखो, CH4, C2, 3, 4 ये सबसे कम है, H10, H14 तक, ठीक है, तो इसमें आणविक द्रव्यमान कम हो। अब देखो C15, H12 ये थोड़ा सा बढ़ा है ना कार्बन स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगी, आणविक द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब बढ़ता है, और इसमें क्या होगा, आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये देखो, ठीक है, ये क्या हो गई, ये तो सबसे कम है तो क्या हो गया, निम्नतम एल्कीन, और ये क्या हो गई, उच्चतम एल्कीन। एल्कीन आणविक द्रव्यमान सबसे कम किसमें होता है, हम ये प्रॉपर्टीज को पहचानेंगे। तो जैसे जैसे वांडरवाल बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आणविक द्रव्यमान कम होगा। आणविक द्रव्यमान कब कम होगा, जब कार्बन की संख्या बहुत ही कम होगी। तो ये प्रोडक्ट है, तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि C14 तक आणविक द्रव्यमान सबसे कम होता है, C15 से लेकर C18 तक जो चलता है वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, और C18 से इनफाइनाइट कार्बन चलते हैं उसमें आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये पढ़िए।
चलो अब हम पढ़ते हैं गलनांक। क्या पढ़ते हैं? गलनांक। एल्केन का गलनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? तो देखो गलनांक क्या होता है। गलनांक होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। क्या होता है? गलनांक क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठोस को द्रव में। जैसे बर्फ होती है, बर्फ जमने के बाद वो ठोस हो जाती है, सॉलिड हो जाती है ना, जब वो पिघलती है तो वो लिक्विड में चेंज होती है। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो पिघलेगी। जब मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा तब वो जम जाएगी, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तब वो पिघल जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज्यादा होता है ये पढ़ेंगे। तो याद रखना गलनांक कैसे बढ़ता है लेकिन का, आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल बल भी बढ़ेगा, वांडरवाल बल भी बढ़ेगा, वैसे वैसे गलनांक भी बढ़ेगा। मतलब उच्चतम उच्चतम एल्केन समानुपाती उच्चतम गलनांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है वो। जैसे जैसे वांडरवाल बॉन्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे वांडरवाल बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे गलनांक भी बढ़ेगा। गलनांक बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? उच्चतम एल्केन के साथ उच्चतम गलनांक भी होगा। ठीक है, याद रखना है गलनांक किसे कहते हैं। अब देखो यही बढ़ते हो कि क्वथनांक, क्वथनांक किसे बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया तो गलनांक, सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं वो क्वथनांक होता है। किसमें? सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक होता है। अब देखो आणविक द्रव्यमान बढ़ता है उसके साथ वांडरवाल बॉन्ड भी बढ़ता है, और वांडरवाल बल के साथ गलनांक भी बढ़ता है। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या है? आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, वांडरवाल बॉन्ड भी बढ़ेगा, लेकिन 1 अपॉन में समानुपाती क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक घटेगा। क्या होगा? क्वथनांक घटेगा। क्वथनांक घटेगा तभी तो वो उसमें गैस में चेंज होगा ना, एकदम कम हो जाएगा तभी तो वो गैस बनेगी ना, भाप के रूप में उड़ जाते हैं। मतलब जैसे बर्फ होती है, बर्फ होती है, बर्फ नहीं, पानी उबालते हैं गैस पे, ठीक है, पानी उबालते हैं तो क्या होता है? वो बॉईल होता है, उबलने को बॉयल ही तो बोलते हैं। जब जब वो बॉईल होगा तो वो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा वायुमंडल में, और वो गैस का निर्माण करेगा, NO2 का स्थिरीकरण करता है ऊपर जाकर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का निर्माण, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर की ओर पिघल कर गया जल क्या करता है? गैस का निर्माण करता है। तो वो ये है कि जैसे जैसे उसका आणविक, जैसे जैसे उसमें हम आग जलाएंगे, तेज आग करेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उबलना, सबसे अधिक उबलना चालू कर देगी। वो उबलना चालू कर देगी तो उसका वांडरवाल बॉन्ड बढ़ जाएगा, वांडरवाल बॉन्ड बढ़ के उसके क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक घटने से वो वाष्प का रूप लेगा और वाष्प के रूप में उड़ जाएगी। उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
ये एल्केन के चल रहे हैं गलनांक और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 CH3 इनकी वैलेंसी बराबर नहीं है, ठीक है। ये ए हो गया। बी मान लो कुछ भी ले लो, CH3 मतलब CH3 ले लो, चलो सी इससे भी कम ले लो, सी मतलब ले लो श्रृंखला के रूप में ले लो, चलो सी। नहीं इसमें ले लो CH2 चलो छोटी ये रेखा बड़ी ले ली, अच्छे। दूसरा एग्जांपल दे दूंगी एक। ये क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। ये तुम कैसे पता लगाओगे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तुम ये कैसे पता चलेगा, ये बताओ। पता लगाओ इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। देखो मैं बताती हूँ, एक ट्रिक है इसमें भी। हम मेल्टिंग पॉइंट, पता है मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका पता कैसे चलाएंगे कि बढ़ते क्रम में है क्या। मैंने क्या बताया था, आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल बॉन्ड भी बढ़ेगा, वांडरवाल बॉन्ड बढ़ेगा तो मतलब गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है, मैंने पीछे एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें एल्केन में कि तुम आणविक द्रव्यमान का कैसे पता चलेगा। तो आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा बच्चों किस में होता है, आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, C18 से C इनफाइनेट तक चलता है, उसका आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है ना। सबसे कम मतलब बिल्कुल ही कम होता है जो C1 से लेकर C14 तक चलते हैं, और थोड़ा सा उससे अधिक होता है C15 से लेकर C18 तक चलते हैं, वही होते हैं। तो इसमें क्या है, सॉरी क्या पूछा है तुम्हें, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है ना। मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट ही पूछा है ना तुम्हें। तो मेल्टिंग पॉइंट में मतलब सबसे मतलब आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो वांडरवाल बॉन्ड भी बढ़ रहा है, वांडरवाल बॉन्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब गलनांक भी बढ़ रहा है, मतलब सबसे उच्चतर रेखा देखनी है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन देखनी है तुम्हें। तो सबसे ज्यादा कार्बन देखो इसमें है, इसमें है ना। सेकंड नंबर पे क्या है, इसमें है। थर्ड नंबर पे इसमें है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे कम किसमें है, बी में, इससे ज्यादा किसमें है, सी में, इससे ज्यादा किसमें है, ए में। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गया नहीं, ऐसे होगा। सेकंड एग्जांपल और देती हूं तुम्हें। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, ये तो सीधी सीधी थी, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखना ए में। चलो पहला एग्जांपल तो ये ले लेते हैं अपन, CH2 CH3। सेकंड लेते हैं CH3 CH2 CH3 ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 और CH3। इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, तुम्हारा दिमाग चलेगा भाई सबसे ज्यादा कार्बन है उसमें, तुम्हारा दिमाग चलेगा सी पे। पर ये रोंग है बच्चों, इसमें नहीं होगा क्योंकि श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा कार्बन नहीं गिने जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक श्रृंखला बन रही है, इसमें नहीं, सॉरी इसमें एक नहीं,
हाँ, इसमें क्या है, एक बी वाले में एक श्रृंखला बन रही है और इसमें क्या है, 3 श्रृंखला बन रही है ना। तो सबसे कम किसमें हुआ, सी में, और उससे ज्यादा किसमें हुआ, बी में, और सबसे ज्यादा किसमें तो हुआ, ए में। तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है बढ़ते क्रम में ना, तो देखो सी सबसे कम, क्योंकि इसमें श्रृंखला 3 बनी हुई है तो सबसे ज्यादा श्रृंखला की सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सी, इसमें बढ़ता क्रम है बी 1 श्रृंखला और इसमें एक भी नहीं है, सारे कार्बन चेन के रूप में व्यवस्थित ए, ये होगा। ये बढ़ता क्रम व्यवस्थित हुआ है तुम्हारा, देख लो मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम ये होते हैं। देखो मैंने क्या पढ़ाया, कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वी कार्बोक्सीकरण अम्ल का बाहर निकलना। ठीक है, जब कोल्बे विद्युत अपघटन में एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं या फिर KOH के साथ करवाते हैं तो एक कोल्बे विद्युत अपघटन प्लस माइनस पॉजिटिव रहता है। तो उसकी अभिक्रिया जब H2O के साथ कराते हैं तो उसमें CO2 माइनस करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एनोड प्लस होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव इफेक्ट करता है और नेगेटिव को पॉजिटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की क्या होती है, हमने वो पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि इन 3 प्रॉपर्टीज का हम एल्केन में कैसे पता लगेंगे। तो जिसका वांडरवाल बॉन्ड सबसे कम होता है वो सॉलिड होती है, थोड़ा सा ज्यादा होता है वो लिक्विड होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर होता है वो गैस होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस में। फिर हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट पढ़े, उसके बॉइलिंग पॉइंट पढ़े कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो सॉलिड को लिक्विड में बदलता है, और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो सॉलिड को गैस में बदलता है। बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं वो पढ़ा कि इसमें मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सॉलिड है, ये मतलब कोई मेथेन दे दी, कोई भी एल्केन दे दी हमें, तो इससे कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है। तो C1 से लेकर C40 तक होते हैं, उसमें तो आणविक द्रव्यमान उनका तो कम होता है, वो बहुत ही आणविक द्रव्यमान कम है, तो मतलब वो क्या होता है, बहुत कम हो गया ना वो, तो वो होगा गैस, गैस होगा। मतलब कि C1 से लेकर C40 तक जो कार्बन होते हैं उनका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है। आणविक द्रव्यमान कम होता है मतलब मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा रेंज होती है वो क्या होता है, गैस, मतलब बहुत कम होता है ना, उनमें वीकनेस बहुत होती है तो वो गैस होगा। ठीक है, जो C15 से लेकर C18 तक चलेगा उसमें थोड़ा सा ठीक होता है, तो थोड़ा सा ठीक किसमें होता है, लिक्विड में, तो वो लिक्विड होगा। फिर C18 से लेकर C इनफाइनाइट तक चलते हैं वो आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो ऐसे हम एल्केनों की पहचान कर सकते हैं कि ये एल्केन के भौतिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए वर्षा चैनल के साथ। ओके, हैव ए गुड डे।